हेलो एवरीवन। ये आपका जीएसटी पे 7वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है जीएसटी का। इसके पहले के अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। 7वें लेक्चर में हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो क्लास चली थी, 7वां लेक्चर था, उसमें हमने बताया था आर्टिकल 279 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि जीएसटी काउंसिल का गठन करें। तो उन्होंने गठन कब किया और उसमें कौन कौन होता है, उसकी मीटिंग कब होती है, जीएसटी काउंसिल की डिफिनीसन क्या है, उस क्या किसको कहते हैं, और जीएसटी काउंसिल की संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, इस लेक्चर में ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो पिछली लेक्चर में हमने बताया था, आर्टिकल 246 है, 246A, 279, ये सब के बारे में बताया था। तो वही 279 है, जीएसटी काउंसिल को गठित करने का जो अधिकार देता है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को 122वें संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने के 60 दिनों के भीतर, यानी 60 डेज के अंदर वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल को गठन करने का अधिकार देता है। और ये देखिए, एज पर इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश फॉलो के लिए, एज पर द आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद इन 60 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द आर्टिकल 279A। अब देखिए, उसके बाद है द नोटिफिकेशन फॉर ब्रिंगिंग इनटू फोर्स आर्टिकल 279A विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2016 वाज इशूड ऑन 10 सितंबर 2016, यानी 10 सितंबर 2016 को ये आर्टिकल इशू किया गया था, बनाया गया था, और जो केम इनटू फोर्स प्रभावी हुआ था वो 12 सितंबर 2016 को हुआ था। और इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि 15 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी काउंसिल की जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया था उन्होंने। 60 दिनों का टाइम दिया गया था, लेकिन 15 सितंबर 2016 को ही उन्होंने इसका गठन कर दिया था। अब देखिए, जीएसटी काउंसिल होती क्या है। जीएसटी काउंसिल, ये नीचे लिखा हुआ है, ये डिफिनीशन है इसकी। GST Council is an apex member committee to modify, reconcile, or to procure any law or regulation based on the context of goods and service tax in India। यानी भारत में माल एवं सेवा कर के संदर्भ में उस पर आधारित कोई भी कानून या नियमावली में संशोधन करना, बनाना, का मिलान करना, ये सब कार्य करने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की होती है। और यह एक सर्वोच्च यानी शीर्ष सदस्य कमेटी है। ये भी एक डिफिनीशन हो सकता है, लेकिन उसके देखिए डिफिनीशन मैंने संवैधानिक तौर पे ये एक बनाई है, इसको भी आप देख लीजिए। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन to union and state government on issues related to goods and service tax। यानी जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जो माल एवं सेवा कर के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को अपनी संस्तुति प्रदान करता है, अपने रिकमेंडेशन देता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। द गुड्स काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स are the union state minister of revenue or finance and minister in charge of finance or taxation of all the states। इसमें कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल जो चेयर्ड बाई होगा यानी अध्यक्ष होंगे, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, और उसके अदर मेंबर में यूनियन स्टेट मिनिस्टर यानी केंद्र के जो राज्य मंत्री होंगे, रेवेन्यू के या फाइनेंस के कह लीजिए, वो उसके सदस्य होंगे। और साथ ही साथ जो ऑल दूसरे स्टेट हैं, राज्य हैं,
उनके जो वित्त मंत्री होंगे या फिर कर मंत्री कह सकते हैं, वो उनके सदस्य होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी है, हालांकि इसको और भी आगे से करेंगे स्ट्रक्चर में, लेकिन इसको लिखने के बाद ही ये डिफिनीशन कंप्लीट होती है। अब देखिए जीएसटी संरचना है, ये इसी की बात करें, जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर। जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। ये होते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे में जोड़ लीजिएगा अपने से। ये इस केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी मैंने उसको इंग्लिश में वहाँ लिखा था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये अध्यक्ष हैं। और राजस्व या वित्त राज्य मंत्री ये सदस्य हैं, ये दोनों लोग केंद्र सरकार के हैं। और उसके बाद वित्त कराधान राज्य मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री उसका सदस्य होगा। यानी जो स्टेट के अलग अलग 28 राज्य हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उसके सदस्य होंगे। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो किसी और मंत्री को इनका सदस्य बनाया जा सकता है। अब साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि जीएसटी परिषद अपने ही सदस्यों में से किसी एक का परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चयन कर सकती है। अध्यक्ष तो केंद्रीय मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री, लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव अपने सदस्य लोग जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए अध्यक्ष जो वर्तमान में है केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारी आप सबकी निर्मला सीतारमण जी, तो ये अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ ये राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। तो जो वित्त मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इनफैक्ट वित्त राज्य मंत्री, ये दोनों सदस्य हैं। और बाकी राज्यों के वित्त मंत्री या अन्य कोई मंत्री जो नामित किए जाएं वो उसके सदस्य होते हैं। बाकी सबकी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई है क्योंकि 28 राज्य हैं, ये दोनों लोग को जानिए। और एग्जाम में आता है तो नाम लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और देखिए मैनर ऑफ डिसीजन टेकन बाय जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय लेना। कैसे निर्णय लेते हैं? परिषद का प्रत्येक निर्णय कम से कम 3/4 बहुमत से, यानी 3/4 बहुमत से लिया जाएगा। आप लोगों ने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें कि मेजोरिटी कितनी की होनी चाहिए कोई भी बिल पास करने के लिए, कोई विधेयक, कोई डिसीजन लेने के लिए कंपनी में। इसी तरह से इनका भी होता है, 3/4 बहुमत से ही डिसीजन लिया जाएगा। और इसमें देखिए 2 पार्ट हैं। एक ये है, ए केंद्र सरकार के मतदान में हिस्सा कुल वोटों के 1/3 यानी 1/3 के बराबर होगा। और राज्य सरकार जो सब राज्य सरकारों के मतदान में हिस्सा कुल वोटों के 2/3 के बराबर होगा। और तभी कुल मिला के 3/4 होगा और इसका डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें देखिए आप लोग गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में जानते होंगे, कंपनी एक्ट में पढ़े होंगे कि कोई भी मीटिंग बुलाने के लिए कितनी कोरम होनी चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाने के लिए होता है उसका कोरम यानी गणपूर्ति कुल संख्या का आधा होता है, यानी 50% लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी मीटिंग मान्य होगी, वैधानिक होगी, नहीं तो अमान्य हो जाएगी। अब देखिए जीएसटी काउंसिल के कार्य देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या क्या फंक्शन करती है। तो ये पहला कार्य देखिए, राज्यों एवं केंद्र सरकार से उन करों, उपकरों और अधिभार को जीएसटी में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करती है, यानी करना इसका कार्य है, जो संघ, राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो राज्य सरकारें लगाती है तरह तरह के कर, उनको शामिल करने के लिए ये सिफारिश करती है कि हाँ इनको शामिल कर लिया जाए। अब देखिए बहुत सी चीज़ें भी नहीं शामिल, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने बताए थे, वो शामिल नहीं है इसमें। तो वो कब से शामिल होगा वो भी यही डिसाइड करेगी, जीएसटी काउंसिल ही। वो 5 प्रकार के प्रोडक्ट में मैं बता दूं क्या क्या था। हाई स्पीड डीजल था, मोटर स्पीड था, नेचुरल गैस था, एविएशन टरबाइन फ्यूल था। हालांकि उसको मैंने हिंदी में कहीं लिखा हुआ है, इसी में अभी देख लेते हैं। चलिए दूसरा है, उन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के अधीन करने के लिए या उन पर छूट देने के लिए सिफारिश करना इसका कार्य है। यानी जो भी वस्तुएं जीएसटी के बाहर है तो उनको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए, इसके लिए सिफारिश देती है। और किसको उसको छूट दिया जाए ये भी यही बताती है। जैसे दैनिक जीवन की बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं ना, तो उनको इसको छूट दी जाती है, तो ये भी डिसाइड यही करती है। नेक्स्ट है आपका, सरकार को
जीएसटी कानून सिद्धांतों, एकीकृत जीएसटी के संदर्भ में आपूर्ति के मॉडल की सिफारिश करना। कौन कौन से कानून होंगे, कौन से सिद्धांत होंगे, ये सब सिफारिश यही करती है। आपूर्ति के मॉडल, देखिए सप्लाई क्या होती है, सप्लाई के संबंध में क्या नियम है, तो कब सप्लाई माना जाएगा, तो ये सब चीज़ें ये डिसाइड करती है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे सप्लाई वाले लेक्चर में। नेक्स्ट है आपका जीएसटी की सीमा तय करना, जिसके अंतर्गत वस्तुओं को इससे छूट प्रदान की जा सकती है। जैसे किसी वस्तु पे छूट दे रहे हैं तो कितने दिनों तक उस पर छूट देंगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, तो ये सब उसके बाद फिर टैक्स लगना है नहीं लगना है, तो ये सब डिसाइड जीएसटी काउंसिल करती है। नेक्स्ट है आपका किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों की सिफारिश करना। अब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना के प्रॉब्लम के कारण इधर भी तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी 2-4 महीने पहले तक काफ़ी जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो व्यापारिक गतिविधियाँ हो नहीं रही थी। तो इन सब कंपनसेशन के कारण, इन सब दिक्कतों के कारण जो कुछ कंपनसेशन लिया जाए, तो किस दर से किस वस्तुओं पे रेट बढ़ाकर हमारे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले, ये भी यही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय यानी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये सब, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और कुछ पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड में। तो इनके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने बताया था कि 20 लाख है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की, लेकिन इन सब राज्यों में 10 लाख ही रखी गई है। तो ये सब सिफारिश वगैरह इसके बारे में डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही लेती है। आपका नेक्स्ट है जीएसटी कानूनों का मॉडल और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि आईजीएसटी मैंने बताया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ट्रांसफ़र होता है तो उस पर आईजीएसटी लगता है, तो वही है। और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का आवंटन करना, यानी नियम आईजीएसटी संबंधित है। और आपूर्ति यानी वही सप्लाई मैंने बताया था, उसके प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो उसके संबंध में नियम और सिद्धांत जीएसटी काउंसिल ही बनाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई होता है और वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। इस तरह से आगे कई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक विशेष अवधि के लिए विशेष दरें निर्धारित करना। ये तो वही पॉइंट है अभी जो मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट है आपका जिस तारीख को उच्च गति वाले डीजल, यही मैंने बताया हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो रही है, पेट्रोलियम क्रूड है, कच्चा पेट्रोल जो होता है, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाना है निश्चित करना। अभी मैंने बताया था कि अभी ये जीएसटी से बाहर है, किस डेट से इस पर जीएसटी लगाया जाए ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल ही लेगी। नेक्स्ट है आपका परिषद द्वारा समझा गया कोई अन्य जीएसटी संबंधी चिंता पर विचार करना, करके सुझाव देना। कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे इस समय कोरोना का समय है, कंपनसेशन सेस पर आप लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया है कि जो राज्य अधिक कमाते थे अपने वैट से, वैट या सेल टैक्स से, तो उनको एक कंपनसेशन सेस देती है 2% से सेंट्रल गवर्नमेंट उन राज्यों को। तो इस समय नहीं दे पा रही थी, तो एक डिस्प्यूट इन दोनों को विवाद हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। तो उसका विवाद का सुझाव उस पर क्या निर्णय लिया जाए वो जीएसटी काउंसिल ही करती है। और इसमें देखिए हुआ क्या था, वो देने से मना कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी हमारे पास पैसे नहीं है, आप लोग आरबीआई से उधार ले लिए या फिर बैंकों से उधार ले लीजिए और अपना काम चलाइए, फिर वापस। अब यहाँ दिक्कत हुई थी कि अब जब हम उधार लेंगे स्टेट गवर्नमेंट तो उनको वापस करना पड़ेगा, तो इन लोग नहीं माने। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है अभी कुछ दिन पहले, और फिर उसमें डिसीजन लिया गया कि धीरे धीरे करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको रिपेयर करेगी। तो रिपेयर करने का जो फार्मूला निकाला गया कि स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं लेगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन लेके और इन लोग को प्रोवाइड कर देगी ये 2% कंपनसेशन से जो बकाया है। आगे का जो नेक्स्ट कार्य है जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं जीएसटी संबंधित कोई अन्य मामला जिस पर परिषद निर्णय ले, कोई भी निर्णय जीएसटी संबंधित ये ले सकती है। नेक्स्ट है आपका राज्य या राज्यों
और केंद्र के बीच होने वाले जीएसटी के संबंध में किसी विवाद के निपटारे की उचित व्यवस्था करना। हाँ, यही अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। जो अनेक राज्य हैं, कई राज्य थे या एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र या फिर अनेक कई राज्य और केंद्र के बीच में जो जीएसटी से संबंधित कुछ दिक्कत आती है, जैसे कंपनसेशन सेस के संबंध में अभी जो दिक्कत आई थी उसका विवाद का निपटारा किया है, ये इसी का कार्य है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी संबंधित कोई समस्या जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, उनके लिए सुझाव प्रस्तुत करना। अभी तो ये सेंट्रल और स्टेट के बीच में था, अब किसी दो स्टेट के बीच में अगर जीएसटी संबंध कोई दिक्कत आ रही है तो उसके संबंध में भी ये सुझाव प्रस्तुत करते हैं। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कैसा अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू ऑल।